फ्रिज में आग लगाना शुरू कर देता है। किन्यू अब अपने सामने का नजारा देखकर अपनी गलती समझ गया था, इसलिए वो टाइसन से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर 100 लोग बुरे हैं तो 100 के 100 को मार देना चाहिए, रहम करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर किंग वो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहता है पहले मैं विलेजर को मारूंगा और उसके बाद तुम्हें। जो कहते साथ ही उसने अपने सारे के सारे आदमियों को विलेजर्स को मारने का हुक्म दे दिया था, जबकि साथ ही साथ वो खुद किन्यू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ किन्यू अपनी पूरी ताकत लगाते हुए किंग वो को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी अटैक किंग वो पर असर नहीं कर रहा था। ये देखकर किन्यू समझ जाता है कि किंग वो की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे कुछ ना कुछ और सोचना होगा, लेकिन अभी के लिए उसे बाकी के विलेजर्स को भी बचाना होगा। इसलिए वो अपनी शैडो डांसिंग स्पीड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बाकी के विलेजर्स को बचाने के लिए उन बैंडिट्स को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर किंग वो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए इस बार वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए किंग यू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग यू की रफ्तार काफी ज्यादा हाई थी। वो पहले तो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस ब्लेड से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस बैंडिट किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो खुद अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने घोड़े से उतरकर किंग यू पर हमला करना शुरू कर देता है। किंग यू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद भी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हाई कैसे है, क्योंकि किंग यू अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसके अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा था, और इसलिए किंग यू उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। यहाँ किंग यू की ऐसी हालत देखकर वहां पर मौजूद सारे विलेजर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जबकि किंग यू खुद भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। लेकिन तभी अचानक वो मौका पाकर असैसिन काई की उस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी छुपी हुई डैगर को निकालकर बड़ी तेजी से किंग वू का गला काट देता है, जिसकी वजह से बैंडिट किंग जान से मारा गया था। किंग यू अपने सामने का नजारा देखकर आखिरकार समझ गया था कि मुझे अपने तरीके बदलने होंगे, यानी कि वो अब खुद को बेरहम कातिल हत्यारा बनाने की इरादा बना चुका है। और इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब किंग यू पहले से बहुत ज्यादा बड़ा और हैंडसम हो चुका था, जबकि साथ ही साथ हम सेबल को भी देखते हैं जो कि अब पहले से बहुत ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जहां ये दोनों काफी लंबे अरसे के बाद कल्टीवेशन करके वापस अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए विला जा रहे थे। विला में ग्रैंडफादर किंग यू को काफी अरसे बाद देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ वो किंग यू से कहते हैं कि प्लीज लेट मत हो जाना, तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे 18 बर्थडे पर तुम्हारे पापा ने एक सेरेमनी रखी है, वहाँ तुमसे मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ वक्त पर पहुंच जाओ, इससे पहले कि तुम हमारी नाक कटवा दो। जिस पर किंग यू अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं वहाँ वक्त पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ ये दोनों आपस में इसी तरह से बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर ज्यूली भी किंग यू से मिलने के लिए आ जाती है, क्योंकि किंग यू बहुत ही वक्त से अपने घर वापस नहीं आया था। यहाँ साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज्यूली अब 16 साल की एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की बन चुकी है, जबकि किंग यू उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो उसे वेलकम करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसके साथ बातें करता है। जबकि दूसरी तरफ हमें चू डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम चू डायनेस्टी के किंग जेंग को देखते हैं, जो कि अपने सपने में किंग डाई को देख रहा था। किंग डाई को अपने सपने में इतने ज्यादा डरावने रूप में देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो अपने सेनापति से कहता है कि जाकर पता लगाओ कि किंग डाई आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि असल में उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि किंग डाई आखिर मेरी चू डायनेस्टी के खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा। उसका ये हुक्म सुनकर उसका सर्वेंट कहता है जैसा आपका हुक्म, और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद दूर कहीं हम एक ईवल कल्टीवेटर को देखते हैं, और इस ईवल कल्टीवेटर के सामने स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन का एक सिल्वर मास्क असैसिन भी खड़ा हुआ था, जिसका नाम मीटियोर है। मीटियोर को अपने सामने देखकर वो ईवल कल्टीवेटर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो एक गोल्डन मास्क असैसिन भी नहीं हरा सकता, तो तुम कैसे हराओगे। जिस पर मीटियोर बिना कुछ बोले अपने शैडो डांसिंग टेक्निक को एक्टिवेट करके उस पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ इन दोनों के दरमियान ये जबरदस्त फाइट चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें किंग यू की एज सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ किंग जेंग अपने फादर से कह रहा था कि किंग यू का अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम नहीं जानते किस वक्त वो कहां पर है। साथ ही साथ वो अपने फादर को ये भी बताता है कि नॉर्थ गार्डियन किंग शेंगुआन यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर किंग डाई फौरन नॉर्थ किंग से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें वही सिल्वर मास्क असैसिन दिखाया जाता है, जो कि उस ईवल कल्टीवेटर के साथ एक जबरदस्त फाइट कर रहा था। यहाँ उसकी ये पावर देखकर वो ईवल कल्टीवेटर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि सच में ये कोई सिल्वर मास्क असैसिन ही है या फिर उससे ज्यादा हाई रैंक का असैसिन। लेकिन अब इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ईवल कल्टीवेटर अपनी एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके अभी मीटियोर को मारने की कोशिश करता है, जिसके दौरान मीटियोर का मास्क हट गया था। और हम देख पाते हैं कि मीटियोर और कोई नहीं बल्कि किंग यू है, जिसने स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था ताकि वो सारे बुरे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार सके। यहाँ किंग यू अपनी उसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसने अपने हिडन डैगर का इस्तेमाल करके उस ईवल कल्टीवेटर का गला काट दिया था, और ये सब वो इतनी सफाई के साथ करता है कि उस ईवल कल्टीवेटर को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। अब यहाँ अपने टारगेट को मार देने के बाद किंग यू कहता है कि मैं ये सब करता
करता हूँ ताकि मैं इस दुनिया से बुराई को मिटा सकूं। साथ ही साथ इससे मुझे अपनी प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाता है। इसके बाद हम किंग डाई को देखते हैं जो कि नॉर्थ किंग शेंगुआन के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो उससे अपना साथ देने के लिए कहते हैं ताकि वो चू डायनेस्टी पर कब्जा कर सके। किंग शेंगुआन भी इसके लिए एग्री हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि शाम हो गई थी, लेकिन किनियो अभी भी अपनी एज सेरेमनी में नहीं आया था, जिसकी वजह से उसके भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ भी कर पाते तभी अचानक किनियो वहाँ एक हीरो की एंट्री के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर पहले से मौजूद लोग खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। इस एज सेरेमनी के बाद हम देखते हैं कि किनियो अपने फादर से माफी मांग रहा था क्योंकि आज के दिन उसने आने में काफी ज्यादा देर कर दी। लेकिन किंग डाई उससे कहते हैं कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम 18 साल के हो चुके हो, तो अब तुम जो भी करो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। साथ ही साथ वो किनियो को अपने साथ एक सीक्रेट चैम्बर में भी ले जाते हैं, जहाँ वो किनियो को कहते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो किनियो से कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए मिस्टिक क्लाउड विला नहीं आ पाता था क्योंकि मैं तुम्हारे भाइयों के साथ यहाँ पर चू डायनेस्टी को हराने का प्लान कर रहा था। चू डायनेस्टी से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि चू डायनेस्टी के किंग ज़ेंग ने हमें धोखा देकर हमारे यिंग क्लैन को हरा दिया था। हम लोग तब से दर दर भटकते रहे और इसी वजह से हमने यिंग क्लैन का नाम बदलकर किंग क्लैन रख लिया। साथ ही साथ वो किनियो को यह भी बताते हैं कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि चू डायनेस्टी ने हमले के दौरान उन्हें भी जिंदा जला दिया था। ये सुनकर तो किनियो पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि बचपन से ही वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता रहा था और ये सब चू डायनेस्टी के किंग ज़ेंग की वजह से हुआ। अब ये सुनकर तो उसका खून खोलने लगा था, इसलिए वो गुस्से में आकर कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं चू डायनेस्टी के किंग ज़ेंग को मार डालूंगा। लेकिन किंग डाई उसे मना करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, हम खुद उसे संभाल लेंगे। तुम अभी तक इतने पावरफुल नहीं हुए कि तुम एक सेकंड स्टेज के कल्टीवेटर का मुकाबला कर सको। ये बात किनियो को बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये सब सच भी था, इसलिए वो वहाँ से बहुत ज्यादा निराश होकर चला जाता है। इसके बाद अपनी विला में परेशान होकर किनियो यही सोच रहा था कि आखिर मैं अपने फादर की मदद कैसे करूँ कि तभी अचानक वो आसमान में एक लाल टूटते हुए सितारे को देखता है। उस सितारे को देखने के लिए किनियो फौरन से उस जगह पर पहुंच गया था, लेकिन साथ ही वो देखता है कि वहाँ पर एक लिजर्ड टाइप मॉन्स्टर भी उस मीटियोर के पीस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसलिए किनियो अपने डैगर का इस्तेमाल करके उस लिजर्ड को जान से मार देता है ताकि वो उस मीटियोर के पीस को हासिल कर सके। यहाँ वो लाल मीटियोर का पीस किनियो को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसका शेप किसी आंसू की तरह था और तभी अचानक वो बड़ी तेजी के साथ किनियो के चेस्ट में अब्सॉर्ब हो जाता है, जो देखकर किनियो को तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पर ये सब क्या हो गया। लेकिन जब वो रात के टाइम बैठकर कल्टीवेशन करता है तो वो महसूस करता है कि अब वो पहले से ज्यादा एनर्जी जमा कर पा रहा था। साथ ही साथ उसकी बॉडी अब पहले से ज्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर पा रही थी। बेशक इससे उसकी बॉडी ओवरलोड हो जाती है, लेकिन वो मीटियोर उसके सारे के सारे जख्मों को ठीक कर रहा था। ये बात किनियो को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। वो अब जानता था कि मैं खुद की कल्टीवेशन करके सेकंड स्टेज को अचीव कर सकता हूँ, जिस वजह से वो प्रैक्टिस के लिए सेबल के साथ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। यहाँ रास्ते में किनियो सेबल के साथ इस सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था कि तभी अचानक वही पुराना लिजर्ड मॉन्स्टर इन दोनों पर दोबारा से हमला कर देता है। इस हमले के दौरान किनियो खुद को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचाकर उस लिजर्ड मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए आखिरकार उसे पहाड़ों से नीचे गिरा देता है। साथ ही साथ यहाँ पर इन पहाड़ों की टूटने की वजह से किनियो को वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड स्टोन भी मिल जाता है, जो कि किनियो को बहुत ही ज्यादा हैवी लग रहा था। ये रेड स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल था कि सेबल उसे अपने पंजों की मदद से तोड़ भी नहीं पा रहा था, इसलिए किनियो फैसला करता है कि हम इस रेड स्टोन को वापस किंगडम तक लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम चू डायनेस्टी को देखते हैं, जहाँ जासूसों ने किंग ज़ेंग को खबर भिजवा दी थी कि किंग डाई के पास 3000 सीक्रेट सोल्जर की एक आर्मी है। वो इनका इस्तेमाल करके चू डायनेस्टी पर हमला करने के सोच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्थ किंग शेंगुआन का भी लेटर आ जाता है, जिसने किंग ज़ेंग को सब कुछ बता दिया था कि कैसे किंग डाई ने मुझे अपने साथ शामिल करने की कोशिश की और वो तुम पर हमला करने का प्लान कर रहा